ज्योग्राफी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है। तो आज जो टॉपिक होने जा रहा है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो वह पॉइंट्स हैं, एक तो आ गया पामीर का पठार। मैं जिक्र करूंगा पामीर का पठार हम हिमालय के साथ क्यों पढ़ रहे हैं। इसके बाद है हिमालय का विस्तार किन किन देशों में है। हिमालय का जो आकार है वह किस प्रकार का, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है हिमालय का जो विस्तार है वह कहाँ कैसे है, पूर्व पश्चिम आदि में। इसके बाद हिमालय जो है, हिमालय के अंदर दरारें पाई जाती हैं जिनको भ्रंश कहते हैं। फिर अगला पॉइंट हो गया कि हिमालय जो है उसके दोनों किनारों के ऊपर तीखे और तीव्र मोड़ पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। इसके बाद हो गया हिमालय के जो ढलाने हैं, उत्तरी और दक्षिणी ढलान, उनके बारे में एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन है। और आखिर में हिमालय का जो प्रभाव है, खास तौर से जलवायु पर क्या प्रभाव है, उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पामीर का पठार। तो पामीर का पठार जो है इसके बारे में क्या है, कुछ चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो देखते हैं इसका विस्तार क्या है, किन किन देशों में विस्तार है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं यह मैं अभी जिक्र करूंगा। तो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार हमें मिलता है कौन कौन से देशों में, चीन, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान, अभी मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। ताजिकिस्तान ये, और ये क्या है, क्या वैसे अगर हम इसकी भौगोलिक आकृति की बात करें तो इसकी भौगोलिक आकृति के बारे में हम कहेंगे, इसकी आकृति जो है यह एक उच्च पर्वतीय पठार है, पर्वतीय पठार है। और ठीक है, साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? यह संसार का, विशेषता यह है, यह संसार का सबसे प्रसिद्ध का सबसे प्रसिद्ध अभिसरण, सबसे प्रसिद्ध अभिसरण क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर कई सारे जो पर्वत हैं वह उनका संगम होता है। और साथ ही साथ इसको एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। तो जरा मैप के ऊपर देख लेते हैं कहां पर है ये जो हिस्सा है। जैसे इधर की तरफ आप देख रहे हो चीन है, यहां पर मैंने कुछ देशों के नाम लिख रखे हैं। अफगानिस्तान, देखिए इधर की तरफ अफगानिस्तान, इधर चीन और इधर किर्गिस्तान। अब देखते हैं ये पठार किस जगह आता है। ये देखिए, तो यहां जैसे मैंने बताया ये ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इसकी 4000 से लेकर मीटर से लेकर और 5500 मीटर तक स्थित है एक उच्च पर्वतीय पठार जिसको पामीर कहते हैं। और इसकी जो विशेषताएं होंगी वह क्या होंगी, देखिए यहां से ये इसकी शिखाएं निकलती हैं जिनको अलग अलग पर्वतों के नाम से जाना जाता है। हमें इसलिए इसके बारे में पढ़ना है। और यह कौन कौन सी है, ये इस तरीके से मैंने निकाली है। जैसे उत्तर की तरफ हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ है तिएनशान। ये तिएनशान किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और चीन में है, यहां से निकलेगी। इधर की तरफ कुनलुन शान, तो ये सारी की सारी कुनलुन शान उत्तर में है, तिएनशान जो चीन और ताजिकिस्तान में है, और सॉरी किर्गिस्तान ऊपर की तरफ ये हिस्सा है, ये किर्गिस्तान से शुरू। तो पठार तो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में है और इसकी शाखाएं निकलेंगी
जिनको हम इन नामों से देख रहे हैं। ये तो ये कुनलुन शान है, और ये किस तरीके से, ये ऐसे जा रहा है, यानी कि तिब्बत का जो पठार है, ये तिब्बत का जो पठार है, ये कुनलुन शान, और दक्षिण में पड़ेगा हमारा हिमालय। और यहाँ पर ये कौन सी है, ये वाला जो मैंने बनाए हैं, इसको कहते हैं काराकोरम। काराकोरम, तो काराकोरम श्रेणी ईस्ट से निकल रही है, और ये वाला हिस्सा जो है, इसी को महान हिमालय, महान हिमालय। यहां पर जो देखते हैं हम पाकिस्तान के अंदर, तो दो श्रेणियां हैं, जिनको सुलेमान श्रेणी, और इसे कहते हैं किरथर श्रेणी, किरथर श्रेणी। और यहां पर जो पड़ेगी अफगानिस्तान में, इसे कहते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश। तो एक दो क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम में आए हैं, इसीलिए मैंने पामीर के पठार का यहाँ जिक्र किया। और चूंकि हिमालय जो है वो शाखा है जो इस पामीर से निकल रही है, तो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डियां जो हैं उनके साथ में बहुत सारी शरीर की विभिन्न नसें जुड़ी हुई हैं, निकलती हैं, उसी प्रकार से यहाँ इस पठार से भी कई सारी शाखाएं निकलती हैं। इसीलिए एक और इसका उपनाम है कि इसको हम विश्व की छत तो कहते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है वो 4000 मीटर से 5500 मीटर तक है औसत ऊंचाई। साथ ही साथ इसको उच्च एशिया या ऊंचाई पर स्थित एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, क्योंकि उससे ये सारी की सारी शिखाओं के रूप में ये सारी पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। अब हमारा तो इसकी विशेषताओं का जिक्र हो गया, फिर देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अब उपनाम की भी बात कर लेंगे, और इसकी जो हमने इसका जो नाम इधर की तरफ कहा है कि ये क्या है, एक प्रसिद्ध अभिसरण क्षेत्र है। तो अभिसरण क्षेत्र का मतलब हो गया किस लिए, यहां पर यह या यहां पर कई पर्वत श्रेणियों का संगम होता है, का संगम होता है, जो मैंने अभी जिक्र किया। उनके नाम लिख लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो यहां पर हमने उत्तर की तरफ देखा था तियन शान, तियन शान, ये किर्गिस्तान और चीन के अंदर, किर्गिस्तान और चीन दोनों देशों के अंदर इसका विस्तार है, किर्गिस्तान और चीन में। इसके बाद दूसरे नंबर पे कुनलुन शान, कुनलुन शान, ये चीन में है, और ये तिब्बत के पठार को उत्तर की तरफ से घेरे हुए हैं। तीसरा नंबर आ गया काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। तो ये भारत, पाकिस्तान और चीन, क्योंकि चीन ने कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जो उसे 1963 में पाकिस्तान ने सौंप दिया था, इसलिए इसका नाम आ जाता है। इसके अलावा चौथे नंबर पे काराकोरम श्रेणी, जिसपे संसार की सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम, काराकोरम हमने कर लिया, काराकोरम कर लिया, महान हिमालय या हिमालय, महान हिमालय। 7 देशों में फैला है, बाद में जिक्र करेंगे। पांचवा जो है यह हो गया सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर, ये पाकिस्तान के अंदर, ये पाक में है। छठे में हिंदू कुश, अफगानिस्तान, हिंदू कुश अफगानिस्तान।
ये हमारे पामीर के पठार से निकलने वाली जो विभिन्न शाखाएं हैं, या फिर हम कहते हैं जो विभिन्न पर्वत श्रेणियों का संगम स्थल है, उन श्रेणियों के नाम होंगे। अब देखते हैं कि इसका उपनाम क्या है, क्योंकि एग्जाम के अंदर उससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आया हुआ। तो पामीर का जो उपनाम है, ये दो उपनाम है, दोनों ध्यान रखने हैं। पहला नंबर का उपनाम है, इसे कहते हैं विश्व की छत। विश्व की छत कहने के पीछे जो तात्पर्य है वो है क्योंकि यह पठार औसत 4 किलोमीटर से और 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर। और दूसरा इसका उपनाम फिर एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसे कहते हैं उच्च एशिया की रीढ़। उच्च एशिया की रीढ़, तो वो भी हमने जिक्र कर लिया कि जैसे रीढ़ की हड्डी है, आधार है हमारे पूरे शरीर का, और उससे विभिन्न तंत्रिकाएं जो हैं आर पार होती है, उसी प्रकार से एशिया में अगर हम देखें तो ये आधार है और ऊंचाई पर स्थित, जिसमें से विभिन्न पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। यह हो गया हमारा पहला हिस्सा जो टॉपिक का आज हम शुरू कर रहे थे। दूसरा वाला हिस्सा अब शुरू करते हैं जो हिमालय के बारे में है। तो यहाँ पर हम हिमालय के बारे में देखें, ध्यान रखें हम इसी के अनुसार चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पामीर का पठार। अब दूसरा विषय जो है हमारा वह है हिमालय के बारे में और उसका किन किन देशों में विस्तार, देशों में स्थित है। ये कुल मिलाकर जो है 7 देश हैं जिसमें हिमालय स्थित है। और अभी हमने पढ़ा था कि उसमें एक हिंदू कुश जो है वह अफगानिस्तान में है। तो हम पश्चिम से शुरू करें तो इन देशों को इस तरीके से लिख सकते हैं, अफगानिस्तान। दूसरे नंबर पे अगर हम लिखें तो पाकिस्तान, तीसरे पे भारत, चौथे पे चीन, पांचवे पे नेपाल, छठे पे भूटान, और 7वां या अंतिम नाम जो है वह म्यांमार। ये 7 देश हैं और इनको जरा देख भी लें। यहां से देखते हैं, जैसे अफगानिस्तान पहला नंबर, फिर हमने पाकिस्तान की बात करी क्योंकि सुलेमान कीर्तर, और यहाँ पर तो मिल ही रहे। और अगर आप इधर भी ना जाना चाहे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ संगम हो रहा है क्योंकि ये अफगानिस्तान, ये देखिए, अगर मैं इसको कोशिश करूं हटाने की तो चलिए, खैर, तो ये हो गया अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, यहाँ भारत, चीन, नेपाल, भूटान, और ये है म्यांमार। म्यांमार का जिक्र इसलिए आएगा क्योंकि हिमालय जो है यहाँ से तीखा मोड़ लेके और भारत की जो पूर्वी सीमा है वहां पर फैल जाता है, जिसको पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से 7 देश हुए। फिर देखते हैं इसकी आकृति कैसी है। तो आकृति की बात करते हैं। तो इसकी आकृति जो है किस प्रकार की है, यह आकृति अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणी है जो चाप, और चाप कैसा है, उत्तल आकार की है।
तो इसका आकार कैसे है जरा देख लेते हैं। इस शब्द का प्रयोग जो हमने किया है, इसका तात्पर्य क्या है? तो ये मैंने वही दिखाया हुआ किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान जिसका जिक्र किया था हमने। ये यहाँ पर हमने कहा था ये पामीर का पठार है, किसमें? चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान में। और यहाँ से फिर हमने ये विभिन्न शाखाएं जो हैं ये निकाली थी जिसका जिक्र किया था। ठीक है, तो इसको अभी रहने देते हैं, अगले ही उस पर चलते हैं। ये वाला देखिए, अगर हम यहाँ पर आकृति देखें हिमालय की तो किस प्रकार की है? तो ऐसी आकृति है और इसी को, और ये उत्तल ऐसे आकार, यानी कि अगर हम भारत की तरफ से देखें तो इसका जो उभार है इस आकृति का, क्योंकि जब हम लेंस और दर्पण पढ़ते हैं तो उसमें ये आकृति जो है, जब चम्मच को उल्टा पकड़े तो इसे उत्तल कहते हैं, कॉन्वेक्स, और चम्मच को यदि सीधा पकड़े तो इसको अवतल या इसे कॉनकेव कहते हैं। तो भारत की तरफ इसकी आकृति कैसी है? ये वाली। तो इसका जो दक्षिणी सिर, जो इसका उभार है वो दक्षिण में भारत की ओर है, और इसका जो केंद्र है वह तिब्बत है, ये उत्तर की तरफ यहां पर आप देख पा रहे हो। तो इसी का जिक्र मैंने किया है इसके अंदर। तो इसकी आकार कैसा हो गया? जैसे हमने कहा ये चाप के आकार की है, और इसका आकार, और इसी को हम उत्तल भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है इसका उभार, जिसका उभार दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, जैसे मैंने अभी दिखाया था, में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर है, और जो उसका केंद्र है वो केंद्र तिब्बत की ओर। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको किसी एक गोले का हिस्सा मान ले ऐसे, तो इस गोले का कहीं केंद्र था जिससे काटकर हमने ये निकाला गया, तो ये केंद्र तिब्बत की तरफ हो गया। इसके बाद देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमालय की लंबाई और चौड़ाई, फिर यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो जब हम लंबाई की बात करते हैं तो हिमालय जो है वो पश्चिम से और पूरब तक, ये भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, तो इसकी कुल लंबाई जो है वह है 2400 किलोमीटर। और इसकी जो दिशा है वह कैसी है? पूर्व पश्चिम दिशा, पूर्व पश्चिम। और इसकी चौड़ाई देखिए, इसकी चौड़ाई जो है वह असमान है, और ये भी फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। तो जब हम चौड़ाई की बात करते हैं तो पश्चिम का जो हिस्सा है हिमालय का वह अधिक चौड़ा है, तो इस चौड़ाई को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। यदि हम पश्चिम की बात करें, पश्चिमी भाग हिमालय का वह लगभग 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, 400 किलोमीटर तक। और जब हम पूर्वी भाग की बात करते हैं वह कम चौड़ा है, पूर्वी भाग की चौड़ाई जो है वह केवल 150 किलोमीटर तक है यदि हम पश्चिमी भाग से तुलना करें। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। फिर देखते हैं इसका जो विस्तार है वह अब दिशा के आधार पर किस तरीके से है। तो हिमालय का जो विस्तार है, यहां पर हम अब विस्तार के बारे में देखते हैं। विस्तार, तो हिमालय जो है ये
पश्चिम पूर्व दिशा में एक खड़ी दीवार के रूप में, एक खड़ी दीवार की तरह स्थित है और इसके उत्तर में इस दीवार के उत्तर में तिब्बत या चीन, क्योंकि तिब्बत चीन का हिस्सा है, तिब्बत का पठार, और दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप स्थित है। दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप स्थित है। अब इसके पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में पढ़ते हैं। स्थित है। अब हमारा पॉइंट हो गया पश्चिमी सिरा। पश्चिमी, इसका जो सिरा है वह क्या है, किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पश्चिमी सिरा जो है वह सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी के द्वारा सीमा निर्धारण होता है, निर्धारण होता है। और अभी मैं मैप में भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से हमें करना है। और इसका जो पूर्वी सिरा है, पश्चिमी सिरे में अभी हमने सिंधु नदी की बात करी, और एक और बात कर लेते हैं, फिर पूर्वी पे चलेंगे। इसका जो पश्चिमी छोर है, हिमालय का पश्चिमी छोर, यह स्थित है एक पर्वत शिखर। यहां नंगा पर्वत, जो संसार की 9वीं सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, यहां नंगा पर्वत शिखर है। तो इसका पश्चिमी छोर इसके द्वारा नंगा पर्वत शिखर के द्वारा है, जिसकी स्थिति जो है वो पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में या गिलगिट में है। और इसकी जो ऊंचाई है वह ऊंचाई इसकी 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये पश्चिमी छोर इसके द्वारा निर्धारित है। और एक साथ ही मैं कराऊंगा, इसीलिए मैं फिलहाल आपको, या मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये जो हिस्सा है यहां पर एक तो नदी मैं आपको दिखा देता हूं, जिस नदी का जिक्र किया। तो यहां से नदी निकल रही है, ये सिंधु नदी ऐसे भारत में प्रवेश करेगी लद्दाख से, और फिर ये इस तरीके से होते हुए जाएगी, और फिर यहाँ तीव्र मोड़ लेते हुए फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो हिमालय की ये पश्चिमी सीमा का निर्धारण जो है ये सिंधु नदी के द्वारा निर्धारित होता है। इसी को इंडस कहते हैं इंग्लिश में, सिंधु या इंडस रिवर। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर, जहां पर ये एकदम तीखा मोड़ ले रही है, तो यहाँ पर एक शिखर है जो मैंने ये ब्लू कलर का बनाया है इस लाइन के नीचे की तरफ, इसी को कहते हैं नंगा पर्वत। और अगर आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं तो ये हिस्सा वो है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको गिलगिट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं पूर्वी सिरा। यहां पर हम पूर्वी सिरे की बात करते हैं। तो जैसे पश्चिम में सिंधु नदी के द्वारा निर्धारित है सीमा, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी
पूर्वी सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती। और जैसे आपने पश्चिमी छोर पर एक पर्वत शिखर देखा था, वैसे ही पर्वत शिखर यहाँ भी देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर पश्चिमी सिरा है और यहाँ पश्चिमी छोर है, इसी तरीके से पूर्वी छोर का निर्धारण एक पर्वत चोटी करेगी, उसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा, ये नामचा बरवा जो है इसकी ऊंचाई 7782 मीटर है और ये अरुणाचल हिमालय का हिस्सा है जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। अभी मैं दिखाऊंगा मैप में। यह है अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल, असल में एक क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं अरुणाचल हिमालय की बात कर रहा हूं। और अरुणाचल हिमालय का हिस्सा है और साथ ही यह हिमाचल का हिस्सा है और यह भारत चीन सीमा पर भारत में। और जब भारतीय किताबों में हम पढ़ते हैं तो कई जगह लिखा है कि ये भारत में स्थित है, लेकिन ये चोटी क्या है, सीमा पर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत चीन सीमा पर या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैप में देख लेते हैं। तो जैसे मैंने पश्चिम में आपको नदी घाटी दिखाई है सिंधु, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप एक नदी देखेंगे। इसके पास से ही जहाँ से निकल रही है, यहाँ पर हिमालय से ही एक और नदी निकलती है, नाम है ब्रह्मपुत्र, और फिर ये भारत में प्रवेश करती है और फिर ये अरुणाचल प्रदेश असम होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर आपने एक ये देखा है कि एक यहाँ चोटी थी नंगा पर्वत, जिसके उत्तर से फिर ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी एकदम तीखा मोड़ लेते हुए दक्षिण की ओर मुड़ती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक तीखा मोड़ आता है और उस मोड़ का कारण है ये पर्वत शिखर जिसे कहते हैं नामचा बरवा। तो यहाँ पर ये नामचा बरवा है। नामचा बरवा। तो इस नामचा बरवा के बारे में वह पॉइंट ये है कि इसी के बाद ही फिर हम देखते हैं कि हमारे हिमालय पर्वत जो हैं वो दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं। खैर, इसको अब हम पॉइंट को समाप्त करते हैं। अब दूसरी चीज पे वापस आते हैं। क्या बचा हुआ है अगला हिस्सा हमारा? तो अपने देश, आकार, विस्तार। अब पढ़ते हैं भ्रंश के बारे में। भ्रंश क्या होते हैं? तो जो हमारे हिमालय है वह मोड़दार पर्वत है। तो लिख देता हूं भ्रंश या फोल्ट, ये क्या होते हैं। तो पहले इसके बारे में देखते हैं कि हमारे हिमालय जो हैं वो उनका निर्माण कैसे हुआ। कि जब भारतीय प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई, तो उस टक्कर के कारण जो संपीड़न बल उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से ही वह मोड़दार पर्वतों का निर्माण भारतीय प्लेट की सीमा पर हुआ। तो इस दौरान जो है जब दबाव बनेगा, तो कोई चीज अगर यहाँ पर मैं ऐसे बना दूं और ये दबाव लगातार बनता रहे इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से ये दरार पैदा हो जाएंगी, क्योंकि हम लगातार इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, तो ये दरारें होती हैं। इसी को भ्रंश कहते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया है वह पॉइंट आ गया। पहले तो मैं इसके बारे में लिख देता हूं कि भ्रंश की हिमालय की चट्टानें, हिमालय की चट्टानें मोड़दार और
भ्रंशन प्रकार की है। चट्टानें मोड़दार और भ्रंशन प्रकार की हैं। यही भ्रंश का जो जिक्र किया, भ्रंशन प्रकार की है। अब हम इसको परिभाषा को भी लिख देते हैं कि भ्रंश का मतलब क्या है। यहां पर देख लेते हैं। भ्रंश चट्टानी सतह पर उत्पन्न, चट्टानी सतह नहीं, खंडित भ्रंश चट्टानी खंडित सतह पर उत्पन्न दरार को कहते हैं। दरार को कहते हैं। और जहां पर यह दरार दिखाई देती है उसको हम कहते हैं भ्रंश रेखा या फॉल्ट लाइन। इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। जहां पर, क्योंकि हमें यही टॉपिक है हमारा, भ्रंश रेखाएं, जहां पर यह दरार दिखाई देती है उसे भ्रंश रेखा या फॉल्ट लाइन कहते हैं। भ्रंश रेखा या फॉल्ट लाइन कहते हैं। और जो ये दरार रेखाएं होती हैं, इस दरार के दोनों तरफ जो चट्टानें और पहाड़ियां होती हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। अन्यथा हम कैसे जान पाएंगे कि ये यहाँ पर दरार स्थित है? इसका मतलब है दो भिन्न पहाड़ियां और चट्टानों की स्थित होना ही बताता है कि ये दरार के दो सिरों पर है। तो ये भी ध्यान रख लेना। पहचान कैसे होती है दरार की? पहचान दरारों के दोनों सिरों पर, दोनों ओर, सिरों की बात करें, दोनों ओर एक दूसरे से अलग चट्टानें और पहाड़ियां होती हैं। चट्टानें और पहाड़ियां होती हैं। ठीक है। फिर अगला हो गया। अब हम उस पे आ रहे हैं जो मेन हमारा बिंदु है याद रखने वाला। ये तो समझने का हो गया। अब इन भ्रंश रेखाओं के आधार पर, भ्रंश रेखाओं के आधार पर दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर और प्रमुख रेखाएं निम्न है। यहां पर हमारा है कौन कौन सी रेखाएं हैं और उनके नाम क्या क्या हैं भ्रंश रेखाओं के। ये हमारा है मेन चीज। तो इसको हम ऊपर वाले हिस्से की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण का मतलब हो गया जहां शिवालिक हिमालय है। और ये अभी मैं बता भी देता हूं कि हिमालय का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो उसमें हम ऊंचाई के आधार पर हिमालय को वर्गीकृत करते हैं। तो यहां तात्पर्य यह हो गया, ये दक्षिण की जो मैंने बात कही है वो इस तरीके से हो गया कि हिमालय जो है ये ऐसे हैं। अगर मैं आपको ऐसे, और इसको यदि मैं साइडवेज दिखाऊं तो ये इस तरीके से है कि
यहां तो ये महान हिमालय है और यहां पर ये इसके बाद मध्य हिमालय और फिर आकार में सबसे छोटे जो हैं ये बाहर की तरफ हैं जिनको कहते हैं शिवालिक। तो यदि हम भारत में दक्षिण से यानी कि हिमालय के दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें तो उत्तर की तरफ चलने पर यानी कि दिल्ली से चले हरिद्वार, हरिद्वार से चले उत्तरकाशी, तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना हो गया। तो यहाँ पर हमने ये जो हिस्से हैं हमारे इनको यदि हम देखें तो यहाँ पर ये भ्रंश रेखाएं, तो ये मैंने बना दिया सबसे बाहरी जो हिमालय की श्रेणी है उसको कहते हैं शिवालिक। तो यहाँ मैंने ये शिवालिक कर दिया। उसके बाद ये मध्य हिमालय शुरू हो गया। तो मध्य हिमालय के बीच में और शिवालिक के बीच में भी एक हमें दरार मिलती है। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको और बेहतर बना देता हूं। ये इस तरीके से है कि यहाँ पर हम महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक ये हो गए। तो ये सबसे बाहरी हिस्सा और यहाँ पर मानिए यहाँ पर है हरिद्वार और यहाँ पर गंगोत्री है। तो ये कहलाती है शिवालिक, सबसे बाहरी हिमालय श्रेणी। इसे कहते हैं मध्य या लघु हिमालय और इसे कहते हैं महान हिमालय। ये महान हिमालय है हिमाद्री। अब इसके ऊपर जो है और यहाँ पर हमारे हिस्सा कौन सा हो गया जिसमें हरिद्वार है, ये है मैदानी क्षेत्र जिसको कहते हैं उत्तर भारत के महान मैदान। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भ्रंश रेखाएं हैं सॉरी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर हम भ्रंश रेखाओं की यदि बात करें तो मैं यह पे बना देता हूं। यहाँ पर एक तो यहाँ पर होगी किसके बीच में, मैदानी क्षेत्र और शिवालिक। एक होगी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। एक हो गई ये वाली जो मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में हो गई। और एक जो है यहाँ पर होंगी जिसको महान हिमालय जहां पर जाकर भारत की स्थल मंडलीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई। तो यहाँ पर एक जो दरार है भ्रंश रेखा है उसे कहते हैं सिंधु सांगपो से सीवन क्षेत्र, जिक्र करेंगे। तो यहाँ प्रमुख जो रेखाएं होंगी कौन कौन सी हैं यदि हम चित्र के आधार पर भी देख लें तो मैं यहाँ पर बता देता हूं कि मैदानी क्षेत्र और शिवालिक के बीच में जो भ्रंश रेखा है वह कौन सी है, इसे तो कहते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट, यानी कि इसको कहते हैं मुख्य सीमांत भ्रंश या दरार। लिख दूंगा मैं अभी सब चीजें। इसको कहते हैं MBT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट, इसे कहते हैं मुख्य परिसीमा दरार। जो किसके बीच में है ये वाली MBT, ये स्थित है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। मैं इसको डाल देता हूं 1 नंबर, ये हो गए 2 नंबर और तीसरे नंबर पर कहलाती है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि मुख्य केंद्रीय दरार और इसे कहते हैं इंडस सांगपो सुचुर जोन, इसे कहते हैं सिंधु सांगपो सीवन क्षेत्र, जहां पर भारत की स्थल मंडलीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराने के बाद जुड़ गई, मिल गई। तो सीवन का मतलब है सिलाई क्षेत्र। तो ये हमारी 4 प्रमुख है। तो इनके अभी हम इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हमारे ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर दक्षिण से चल रहे हैं हम, तो पहली कौन सी होगी MFT, ये पूरा नाम लिख देते हैं मेन
फ्रंटल थ्रस्ट, और हिंदी में इसी को कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य सीमांत दरार। इसकी स्थिति क्या है? स्थिति उत्तर भारत के मैदान और शिवालिक श्रेणी के मध्य। दूसरी हो गई MBT, इसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जिसको हमने हिंदी में कहा मुख्य परिसीमा दरार। और इसकी स्थिति भी वैसी देखेंगे जैसे वहां पर देखा। स्थिति क्या है इसकी? तो यह मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और मध्य हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य। मैंने आपको यहां दिखाया था। तो पहली वाली तो शिवालिक और मैदानी क्षेत्र, जैसे मैदानी क्षेत्र के अंदर हमने हरिद्वार को दर्शाया। फिर ये MBT दूसरे नंबर की, ये लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य। तीसरी हो गई मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT। तीसरी है MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। हिंदी में वो लिख देते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। और ये स्थित है मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य। स्थिति मध्य हिमालय और महान हिमालय, मध्य हिमालय जिसको हमने लघु हिमालय भी कहा, और महान हिमालय के मध्य, महान हिमालय के मध्य। और इनकी जो महत्व है इन दरारों का, ये है कि इन दरारों में जब हलचल होती है तो सबसे ज्यादा तीव्रता के भूकंप इन्हीं दरारों के नजदीक या इन दरारों पर ही उत्पन्न होते हैं। इसीलिए भारत को जब हम भूकंप की तीव्रता की संभावना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तो हम 5वां जोन जो है, उस जोन के अंदर हम उन क्षेत्रों को शामिल करते हैं जो दरारों पर या दरारों के निकट हैं, यानी कि सबसे ज्यादा तीव्रता के भूकंप इन्हीं पर आएंगे। और चौथा जो है, इसको हमने कहा इंदस सांगपो। सिंधु नदी को इंग्लिश में इंदस कहते हैं, और सांगपो जो है ये नाम है ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में, और सुचुर कहते हैं सीवन को। तो ये जो चौथी है इसे कहते हैं सिंधु सांगपो सुचुर जोन। सांगपो सुचुर का मतलब, या सुचुर को हिंदी में ही लिखते हैं सीवन। सीवन का मतलब सिलाई, सीवन क्षेत्र। अब ये किस किस के बीच में है? तो ऐसा है कि सिंधु नदी के उत्तर में जो हिमालय है उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। तो इसकी स्थिति होगी, अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। स्थिति है महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य, यानी कि पार हिमालय और
और हिमालय के मध्य। अभी आप मैप के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं। ये जो हिस्सा है सिंधु नदी, तो इसके नीचे जो है, इसके नीचे तो ये हिस्सा, यहाँ पर तो हिमालय है, और उसके उत्तर में जैसे काराकोरम, लद्दाख, कैलाश आदि है। तो ये जो सिलाई क्षेत्र है, ये सिलाई क्षेत्र यहाँ पर है। ये तो हो गई सांगपो जो हमने जिक्र किया अभी, यहाँ पर ये सांगपो नदी है, जिसको हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र कहते हैं। जब ये प्रवेश कर जाती है असम में, और इसके अंदर नदियां आकर मिलती है दिहांग और लोहित नदी, तो उनके मिलन पर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो यही सांगपो, और इधर ही तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर शुरू होकर ये सारा क्षेत्र जो है वो है जो दर्शाता है कि भारत की प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट जब टकराई तो वो टक्कर का स्थल कौन सा है। तो यही इसकी स्थिति है। और महत्व क्या है इसका? महत्व मैं बता देता हूं, जो जिक्र मैंने अभी किया। महत्व, यह स्थल, यह भारतीय प्लेट यानी कि स्थल मंडलीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर का स्थल है, टक्कर का स्थल है। तो हमारा ये टॉपिक अब कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं कि अगला हिस्सा कौन सा है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं क्योंकि ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कौन सा फिर हो गया अक्ष संघीय मोड। तो अक्ष संघीय मोड का क्या तात्पर्य है वह जिक्र करते हैं। अक्ष संघीय मोड, तो इसका तात्पर्य यह है कि हिमालय जो है वो पश्चिमी सिरे में पर पहुंचता है जब सिंधु नदी के किनारे, और जब पूर्वी सिरे पर पहुंचता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, तब वह तीव्र मोड़ लेते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ऐसे देखें, यहां पर ये देखिए, हमने कहा कि, और हिमालय क्या है, इधर की तरफ आप देखोगे तो जहां पर ये नदी आ रही है जिसको हमने नाम दिया था ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के अचानक क्यों मुड़ गई? क्योंकि यहाँ पर एक पर्वत शिखर है जिसको हमने बताया नमचा बरवा। उस नमचा बरवा के बाद हिमालय जो है वह तीव्र मोड़ लेते हुए वो भारत की पूर्वी सीमा पर फैल जाता है, म्यांमार और भारत उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच में। तो यहाँ पर भी मोड़ आ गया। तो ये मोड़ कौन सा है? ये वाला मोड़ जो है, इसी को हमने, जहां से मुड़ा है, इसे हमने कहा नामचा बरवा। और ये क्या है? असल में यहाँ पर जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में तो एक महाखंड बनाती है, एक गहरी खाई बनाती है जिसको दियांग महाखंड कहते हैं। तो इसके बाद अचानक जो है हिमालय मुड़ गया। तो ये अक्षंगी मोड़ हो गया, कौन सा? पूर्व पे। इसी प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर जो है नंगा पर्वत, जिसको कातिल पहाड़ भी कहते हैं, यहाँ पर भी नदी जो है सिंधु नदी तीखा मोड़ लेते हुए अचानक, जैसे ये सिंधु नदी ऐसे जा रही है तो यहाँ पर वो ऐसे मुड़ जाती है। तो ये मुड़ने के साथ ही, ये मुड़ क्यों रहे? क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है वह तीव्र मोड़ लेते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो दक्षिण की ओर जो ये मुड़ गया इधर की तरफ, इन्हीं पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियां, और जिनका प्रतिनिधित्व करती हैं नागा पहाड़ियां भारत में जैसे स्थित है, और उन्हीं को प्रतिनिधित्व म्यांमार में अराकान योमा करती हैं। इसी प्रकार से जब ये तीखा मोड़ लेते हुए हिमालय दक्षिण में मुड़ जाते हैं तो यहाँ पर इनको कहा जाता है सुलेमान
और यहां पर इसको कहते हैं कीर्थर। ये है अक्षंगीय मोड का तात्पर्य। तो करते हैं इसमें, ये करते हैं, क्या हो गया अक्ष मोड? हिमालय जब पश्चिमी और पूर्वी छोर पर पहुंचते हैं, पूर्वी छोर पर पहुंचकर तीव्र मोड़ लेते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाते हैं, तो ये जो जहां से मुड़ रहे हैं इसी को हम कहते हैं अक्षंगीय मोड़। तो पश्चिम में क्या होगा, एक बार पश्चिम की देख लेते हैं और एक बार पूर्व। पश्चिम में तो पश्चिम के बारे में लिख लेते हैं। पश्चिम में जो मोड़ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और ये हमने पढ़ा था कि गिलगिट पाकिस्तान में है और इसकी कुल ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है। यहां से हिमालय दक्षिण की ओर सुलेमान और सुलेमान और कीर्थर श्रेणी से मिलन करता है। और पूर्वी, अब यहां पर पूर्वी लिख देते हैं। पूर्वी या पूर्व में, जैसे यहां लिखा है उसी को कर देता हूं, पूर्व में। चलिए दूसरा, तो यहां पर पूर्व के अंदर देखते हैं। पूर्व में जैसे यहां पर नंगा पर्वत है तो यहां पर हमने पढ़ा था नामचा बरवा। और इसकी ऊंचाई हमने कहा था कि 777 और 82 मीटर, यानी कि 7,782 मीटर है। और ये भारत और चीन की सीमा पर, या हम कहें अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहां से हिमालय दिहांग महाखड़ के खड़ का मतलब गहरी यू आकार की खाई, दिहांग महाखड़ से भारत की पूर्वी सीमा पर फैल जाता है। महाखड़ से भारत की पूर्वी सीमा पर फैल जाता है और इसी को पूर्वांचल कहते हैं या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। और ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मैं सवाल आया था। तो ये हमने इस तरीके से कर रहे हैं, दोनों के दोनों पश्चिम और पूर्व का वर्गीकरण कर दिया। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहा जाता है। पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहा जाता है।
जिनका प्रतिनिधित्व नागा पहाड़ियां और अराकान योमा जिन्हें प्रतिनिधित्व नागा जो हमारे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में नागा पहाड़ियां और अराकान योमा जो इनका नाम म्यांमार में, अराकान योमा कहां पर, म्यांमार करती है। ये हो गए हमारे जो अक्ष संघीय मोड से संबंधित थे। अब देखते हैं अगला कौन सा है, ढलान। इसका भी क्वेश्चन यूपीएससी में आया। तो जब हम ढलान की बात करते हैं तो दक्षिणी और उत्तरी ढलान है। तो यदि हम बात करें हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, तो हम पाते हैं कि ज्यादातर पर्वतारोही नेपाल से ही इस पर चढ़ाई करते हैं। तो कारण क्या है? कारण ये है कि यहां पर आप देखिए, ये जो नेपाल की तरफ है, तो हिमालय को ऐसे देखिए, यदि मैं यहां पर ऐसे बना दूं आपको समझाने के लिए और ये दिखाऊं, यहां पर तो हमारी भारत है यानी कि इधर, और यहां पर है तिब्बत, ओ सॉरी नेपाली लिखते हैं, यहां पर है नेपाल। यहां पर मैं दर्शा देता हूं। तो ऐसा है कि भारत की जो प्लेट है, जब वह यूरेशियन प्लेट के नीचे धसी, तो उसके धसने की वजह से जो दक्षिण का हिस्सा है यानी कि भारत की ओर से जो हिमालय है वह खड़ा हो गया, यानी कि उस पर तीव्र मोड़ मिला। तो इधर की तरफ आप देखोगे, ये सिरा कौन सा होगा, ये सिरा इसका दक्षिण का सिरा है, यानी कि यहाँ पर जो ढाल है वह कैसी है, तीव्र। और यदि हम हिमालय के उत्तरी सिरे की बात करें, उत्तरी सिरा, तो ये उत्तरी सिरा के अंदर ढाल जो है मंद है, यानी कि हिमालय की जो ढलान है वह असमान है। तो पहला पॉइंट तो इस तरीके से ढलान का, और जब ढलान की बात करेंगे तो इसका महत्व क्या है, भौगोलिक और जलवायु प्रभाव महत्वपूर्ण है। अभी मैं बताता हूं कैसे महत्वपूर्ण है। और ढलान कैसा है, हिमालय का ढलान असमान है, का ढलान असमान है, क्यों असमान है, और दक्षिण का ढलान तीव्र, यानी कि दक्षिणी ढलान तीव्र, का ढलान तीव्र, और उत्तरी ढलान मंद है, ढलान मंद है। दक्षिण का ढलान जो है तीव्र क्यों है, वह हमने कहा कि दक्षिण का ढलान इसलिए तीव्र है क्योंकि जब भारत की स्थल मंडलीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धसी, तो उसके दक्षिण की ओर का भाग जो है खड़ा हो गया। यहाँ पर क्यों भारत का संदर्भ है, इसीलिए हिमालय की जो चढ़ाई है वो उत्तर की दिशा से होती है। दक्षिण का ढलान इसलिए तीव्र है क्योंकि भारत की प्लेट जब, या यहाँ पर करते हैं,
भारत की प्लेट यहां पर धंस गई, किसके? यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई, और हिमालय के दक्षिण की ओर, और हिमालय के दक्षिण की ओर का भाग खड़ा हो गया, और का भाग खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। ये हो गई हमारी इसकी बात। अब देखते हैं इसके विभिन्न प्रभाव क्या क्या हैं। ढलान का प्रभाव, ढलान का प्रभाव। तो सबसे पहले देखते हैं जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ा। जलवायु पर, तो जलवायु की अगर हम बात करें तो जो हिमालय है, ये हिमालय एक खड़ी दीवार के रूप में तिब्बत के पठार को भारत से, मैदानी क्षेत्र से अलग करता है। तो जब शीत लहरें सर्दियों के अंदर तिब्बत से आती हैं, तो ये शीत लहरों से उत्तर भारत का बचाव करता है, और अपेक्षाकृत उत्तर भारत की सर्दियां गर्म रहती हैं। पहला, सर्दियों में साइबेरिया और तिब्बत के पठार से आने वाली, तिब्बत के पठार से आने वाली शीत लहरों से, पठार से आने वाली शीत लहरों से, शीत लहरों से उत्तर भारत के मैदानों, उत्तर भारत के मैदानों को बचाता है। बचाने का मतलब है अपेक्षाकृत जो सर्दियां हैं वो गर्म रहती है। ये हो गया। दूसरा हो गया कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, वह भारत उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी आता है, जैसे कि अफगानिस्तान। तो यहाँ बर्फबारी और बहुत ठंड होनी चाहिए, परंतु हिमालय ने भारत की जलवायु को मानसून प्रकार की बना दिया है। हिमालय की अवस्थिति के कारण, यानी कि उसकी लोकेशन के कारण, अवस्थिति के कारण भारत की मानसून प्रकार की जलवायु, मानसून प्रकार की जलवायु मिलती है, प्रकार की जलवायु मिलती है। ये एसएससी में क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की है? तो मानसून प्रकार की जलवायु मिलती है। अन्यथा भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलनी चाहिए, जलवायु मिलती है। एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा और भी एग्जामों में क्वेश्चन आए, उनका भी जिक्र करते हैं, और इसी को पढ़ रहे हैं हम। तो जलवायु पर प्रभाव हो गया। दूसरा हो गया मानसून, मानसून और वर्षा। तो देखिए, जो दक्षिणी ढलान है, दक्षिणी ढलान पर अधिक वर्षा होती है, क्योंकि जो मानसून आता है वह दक्षिण से आता है। जैसे यहाँ पर देखें, और यहाँ है भारत, तो मानसून जो आता है वो इस दिशा से आता है। तो इसलिए जब हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो उनका तापमान गिरता है, और तापमान गिरने के कारण उनकी जल वहन, वाष्प वहन करने की क्षमता घटती है, और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जलवाष्प पानी की बूंदों में परिवर्तित होकर वर्षा करते हैं। तो ये दक्षिणी ढलान है। तो इसलिए दक्षिणी ढलान पर अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि ये गर्मी के मानसून के रास्ते में है, और हिमालय की जो दिशा है वो इस प्रकार की है
कि नम हवाएं जो है इनके ऊपर जब चढ़ती हैं तब उन्हें अपने जल वाष्प का त्याग करना पड़ता है। दक्षिणी ढलान पर अधिक वर्षा होती है और उत्तरी ढलान, जबकि उत्तरी ढलान शुष्क और ठंडा रहता है। जबकि उत्तरी ढलान शुष्क और ठंडी रहती है। शुष्क और ठंडी, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, इसीलिए मैं ऐसे वर्गीकरण कर रहा हूं। और ठंडी रहती हैं। इसके बाद अगर हम सूरज की रोशनी की बात करें तो उसके बारे में क्या फर्क है, तो ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश जो है वह अधिक रोशनी डालता है दक्षिणी सिरों पर, तो इसलिए जब प्रकाश उपलब्ध होगा तो वहां प्रकाश संश्लेषण भी होगा और वनस्पति का आवरण भी अधिक होगा। ये भी क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं दक्षिणी, और हम उत्तरी और दक्षिणी ढलानों की बात करें। दक्षिणी ढलान पर अधिक सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए ये भी, जबकि उत्तर की जो ढलानें हैं उन पे कम रोशनी प्राप्त होगी। इसलिए दक्षिणी ढलान पर वनस्पति आवरण और जैव विविधता उत्तरी ढलान की तुलना में अधिक है। उत्तरी ढलान की तुलना में अधिक है। अब आप इससे जुड़े हुए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, जो हिमालय के आए हुए जो कुछ प्रश्न हैं उन्हें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में, उसे आप जरूर देख लें, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन की फॉर्म में किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा ये हो गया जलवायु पर प्रभाव। इस तरीके से आज हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ और जनवरी 2026 के अंदर मेरी बुक का जो नया एडिशन है, जो पिछले 2 साल से नहीं आ रहा है, वो आएगा, उसे आप परचेज करेंगे तो ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको उसके अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे लाइक जरूर कर दे करें, और साथ ही साथ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी अगर चाहें तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।